चलिए भाई, क्या स्टार्ट करें? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की 12th लेवल पर लास्ट यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन की रेट पर जो टोटली चीज डिपेंड्स होती है, उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और जब काइनेटिक्स की स्टडी करते हो तो काइनेटिक्स का मतलब होता है रिएक्शन का रेट डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेट क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। समझ, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट को लिखते हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वन और मोर देन वन। और फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। और ये भी आपको पता है इनिशियली ये 100% होता है और इनिशियली ये 0% होता है। प्रोडक्ट हो गई नहीं पहले, रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो रिएक्शन स्टार्ट होने में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ। तो ये डिक्रीज होकर के कहां आ जाएगा? सपोज 50%। तो टाइम टेकन कितना हो गया? यहाँ 50% टाइम टेकन हो गया। अब ये रिएक्शन में रिएक्टेंट 50% कंसंट्रेशन से डिक्रीज हुआ, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो ये 0 से कहां चला जाएगा? 50%। ठीक है। इस तरह रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप इस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हो तो इसके साथ साइन कैसा यूज करते हैं हम? पॉजिटिव, प्लस मींस इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और इसके कंसंट्रेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन कैसा लेते हैं? नेगेटिव। लेकिन उससे कैलकुलेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन माइनस साइन से लेके नहीं की जाएगी। ठीक है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन के टाइम रिएक्टेंट को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि ये पता चले ये रिएक्टेंट है, और प्लस साइन जिसके सामने होगा वो प्रोडक्ट होगा। अभी रिएक्शन 50% डिक्रीज हुई, मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50% डिक्रीज हुआ। हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसका टाइम टेकन टी हाफ है। अब लास्ट क्या होगा? रिएक्शन अगर एंड होगी, टाइम के साथ चल रही है रिएक्शन, तो यहां पर ये हो गया रिएक्शन का टोटल टाइम। और टोटल टाइम के बाद प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 100%। रिएक्शन खत्म हो गई। तो यहां हम रिएक्शन के बारे में ये समझ रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन किसका चेंज हुआ? अरे कंसंट्रेशन तो दोनों का चेंज हुआ, रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ, चेंज तो दोनों का हुआ। तो फार्मूला कॉमन बनेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज पता करिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कितने टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हुआ, इससे आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लीजिए इसमें आप ये वैल्यू पुट अप करें तो रिएक्टेंट पहले क्या था? 100%, फिर कितना हो गया? 50%, फिर लास्ट में क्या हो गया? 0। अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का चेंज पता करें तो कैसे पता करोगे? कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट। पहले क्या था? अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पता करोगे तो फार्मूला क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियली कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? 0 माइनस 100।
ये साइन माइनस आ जाता है, ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का हम क्या पता करें, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट डिफाइन करें। तो यूनिट डिफाइन करोगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो कंसंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हो, मोल पर लीटर। चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। टाइम को किस में रिप्रेजेंट करना है, सेकंड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई, क्या बोलोगे इसको, मोल पर लीटर। मतलब लीटर का अगर आपको ऐसे लिखना है, ये एक तरीका ये भी है, मोल पर लीटर पर सेकंड। दूसरा तरीका ये है कि मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर किसी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करें तो अलग अलग टाइप से उसकी पैटर्न है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम पर पता करना, जब रिएक्शन चल रही है उस टाइम पर जाकर के पता करना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एक होता है वी एवरेज। तो वी एवरेज में आपको अभी कैलकुलेट करके बताया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे भी पता कर सकते हैं। वी एवरेज फाइनल कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका चेंज इन कंसंट्रेशन, अरे रिएक्टेंट का पता कर लो चाहे प्रोडक्ट का पता कर लो। तो यहाँ पे दो साइन यूज करते हैं, एक डेल और दूसरा साइन यूज करते हैं डी। तो डी किसके लिए, डी हमेशा स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, डी लगा देते हैं, मतलब स्मॉल चेंज है तो कैलकुलेशन हो जाए। और डेल किसके लिए लगा देते हैं, लार्ज चेंज, बड़ा कोई चेंज हो तब डेल को यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको पता करना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज पता करना, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है, आपको पता करना पहले इसका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लिखोगे, वी एवरेज इक्वल फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। तो फिर यहाँ लार्ज चेंज होगा तो डेल का यूज करेंगे, स्मॉल चेंज होगा तो डी का यूज करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी एवरेज इक्वल टू डी, या डी ना लिखे तो पहले डेल को यूज कर लीजिए, डेल फाइनल माइनस इनिशियल, ये हुआ चेंज, इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, तो लगेगा डेल इन ब्रैकेट एक्टिव मास है अपॉन T2 माइनस T1 डेल टी। अब आप बोलोगे कि इसको प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करके बता, तो फिर ऐसे होगा इक्वल टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल टी T2 माइनस T1। ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो साइन का इंडिकेशन आपको देना पड़ेगा। इसमें साइन क्या लगाओगे, माइनस, तो ये रिएक्टेंट है, और इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट को उसके प्रोडक्ट और उसके रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब
इसमें बहुत सारी बातें हमको बेसिक जो है उनकी स्टडी करना है, तो पहले उनकी स्टडी करें उसके बाद फिर इस पर आए। तो ये वी एवरेज को कैलकुलेट करने का तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हुई। एक चीज जो आप पहले स्टडी कर चुके हो 11th में वो वापस बोर्ड पर आएगी और उसी के बारे में हम फिर यहां से यूनिट को आगे लेकर के चलेंगे। कौन सी बात है वो आपको पता है, तो केवल उसको रिवाइज कर लीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी स्टडी करेंगे क्योंकि हमें इस यूनिट में इसकी आवश्यकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने स्टडी की है और इसका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या रूल है, क्या मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रेजेंट है उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपने वहां कैलकुलेट किया था A + B C + D, ऐसी रिएक्शन आपने वहां यूज की थी केमिकल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा मतलब नहीं जाएंगे क्योंकि हमें केवल रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन की आवश्यकता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of reactant. ये active mass A into B। ठीक है, दूसरी इक्वेशन नहीं लाएंगे, केवल अपने को लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टडी करना थी। रेट ऑफ रिएक्शन कोई से भी हो वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली अब एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास को हम बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये जो बिग ब्रैकेट लगा है एक्टिव मास है और एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन को मेजर किस में करते हो, मोल पर लीटर। मोल का मतलब क्या है, WB अपॉन MB अपॉन लीटर को वॉल्यूम में मेजर करते हैं। ये एक्टिव मास का फार्मूला बन जाएगा, रेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हम किसी भी मटेरियल का एक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ AB। AB के प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो क्या बन जाएगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिख लेते हैं R इक्वल टू K। यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया हमने, K पुटअप किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KC पुटअप किया था, मतलब KF KB और फिर KC ले आए थे। वहां इतना नहीं जाना ना उस पर जाना है, यहाँ K पुटअप कर दिया। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, इसलिए ये कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के नाम से फेमस होगा। और A इंटू B। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टडी कर रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम क्या लाए, R इक्वल टू प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, K कांस्टेंट पुट अप किया, A इंटू B एज इट इज। अब K क्या है, K का नाम है रेट कांस्टेंट। K का नाम क्या है, K का नाम रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन करें तो इसमें क्या करें, इसको पहले यूनिट करें। A और B 1 मोल है, A इक्वल टू B और ये कितना है 1, मतलब यूनिट है। जब A और B का कंसंट्रेशन इक्वल होगा 1 मोल पर लीटर, इट मींस वो यूनिट है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, R K के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से K की डेफिनेशन आ जाएगी,
तो K क्या है? K एक्चुअली रेट कांस्टेंट है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का, जैसे हम Kc बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में K बोलते हैं, ऐसे नाम बदलते रहते हैं। रेट कांस्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स में इस K को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी है, यहाँ इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं है, इसलिए इसको K बोलेंगे, K फॉर रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन सुनिए। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द इक्वल द रेट ऑफ रिएक्शन। वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन R के इक्वल है। कब? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिट हो, तब K रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होता है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट एक ही बात है, लेकिन कब है एक ही बात? जब ये यूनिट हो। अगर ये डिफरेंट है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा, रेट कांस्टेंट अलग होगा। तो इन दोनों में पहले डिफरेंस समझे। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन का फार्मूला आ गया। अब इनके डिफरेंस समझे। तो डिफरेंस किसका लेना अपने को? डिफरेंस अपने को समझना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। देखिए, दोनों के डिफरेंस में क्या लिखेंगे? दोनों के डिफरेंस में हम ये समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। रेट कांस्टेंट के की डेफिनेशन क्या है? इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होगा। कब? जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन यूनिट हो, अदरवाइज नहीं। तो ये के की डेफिनेशन हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड, ये बदलती नहीं है। बट रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती है। क्या होती है? रेट कांस्टेंट की यूनिट वेरिएबल है, ये चेंज होती रहती है। और किस पर डिपेंड है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हो, SN2 और SN1 में आपने स्टडी की थी। SN2 मैकेनिज्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? 2। और SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? 1। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी, कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड है या नहीं। अगर SN2 मैकेनिज्म की बात करोगे, जो आपने पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उसी की बात कर रहे हैं। SN2 मैकेनिज्म में जाओगे तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट रिएजेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मींस वहां पर रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड था, इसलिए वो सेकंड ऑर्डर की थी। तो वहां पर जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, वो बदल जाएगी। और SN1 मैकेनिज्म में तो फर्स्ट स्टेप स्लो में केवल रिएक्टेंट था इन्वॉल्व, रिएजेंट आया ही नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां फर्स्ट था, तो उसकी यूनिट वहां चेंज हो जाती है। मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटेल इस यूनिट में है। इसके बाद हम उसी की स्टडी करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और फिर के की यूनिट को डिफाइन करेंगे। तो के की यूनिट बदलती रहेगी। ठीक है? तो के क्या है? के की डेफिनेशन याद करिए। के की यूनिट चेंज होती रहती है, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड है। और रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करे। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट ना करेगा, उसको एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई। तो इस तरह ये रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस है। इसके बाद हम एक ग्राफ के थ्रू किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है रिएक्शन में। कुछ नहीं होता है। ये रिएक्शन का ग्राफ है। प्रोडक्ट यहां है, यहां होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो 0 है ना। और रिएक्टेंट कहां होगा? ये रिएक्टेंट की पोजीशन और ये प्रोडक्ट की पोजीशन, ये 0।
अब रिएक्टेंट को आप कितना भी परसेंट मान लो, 100% ही मानोगे तो ये यहाँ पर है। अब ये टाइम की स्केल, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते 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 और ये कहां जाएगा भाई, ये आगे जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर ये ऐसा चला जाए तो आप जानते हो फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम इंटरवल के साथ चेंज होता रहे तो ऐसी पोजीशन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाती है। और अगर आप 100% कंप्लीट करना चाहते तो ये ग्राफ यहां जाएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। प्रोडक्ट 100% बन जाएगा, रिएक्टेंट 0% हो जाएगा। तो इस तरह ग्राफ के थ्रू भी हम किसी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक टेक्निक डेवलप की साइंटिस्ट ने कि कोई भी रिएक्शन आपको दी जिसमें एवरेज रेट को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब यहां से यूनिट में बेसिक कंसेप्ट खत्म हुए, अब ये केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट स्टार्ट होगी। जैसे आपको एक रिएक्शन दी N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। ये एक रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, सब जानते हो आप, अमोनिया हेबर प्रोसेस है। और इसमें हम रिएक्शन का रेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले ये देखना पड़ेगा, अच्छा रिएक्शन 1 मोल के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होगी, इसमें कौन कितने मोल है उससे कोई लेना देना नहीं, सबको 1 मोल कंसीडर करना पड़ेगा। 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, उसके बिहाफ में रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट होगा। कैसे होगा समझिए। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझा दी कि जब रिएक्टेंट होगा तो उसका साइन माइनस होता है क्योंकि वो रिएक्शन में डिक्रीज होता है। वी एवरेज जो हमने लिया था, ये भी रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा और इसका इंक्रीज होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो लिखने का तरीका क्या है, इक्वल माइनस, ये डिक्रीज होगा बट 1 मोल से, तो इसको क्या लिखेंगे डेल। और कभी कभी अगर स्मॉल चेंज होता है तो क्या यूज कर लेते हो आप, टी, कोई सा भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टी। अब यहाँ क्या लिख लोगे N2। अब यहाँ गैसियस फेस, सॉलिड फेस, लिक्विड फेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि रिएक्शन तो गैस फेस में ही जाकर होती ना। आप किसी को कैसे भी मिक्स करो, रिएक्शन तभी होती है जब लिक्विड लिक्विड से फिर गैस फेस मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, फिर न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो डी स्मॉल चेन ऑफ N2, ये कंसंट्रेशन है N2 का, एक्टिव मास है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका टोटल फार्मूला है अपॉन dt। लेकिन यहां साइन क्या लोगे, यहां लेंगे हम माइनस साइन, क्या लेंगे माइनस dN2 अपॉन dt। ये एक रिएक्टेंट हो गया। अब 1 मोल के रेस्पेक्ट में सारा रिप्रेजेंटेशन है, तो बताओ ये तो रिएक्शन में कितने मोल है, ये तो 3 मोल है ना। अरे रिएक्शन में ये 1 मोल था तो हमने सिंपल फार्मूला लिख दिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 मोल है, ये तो 3 मोल इन्वॉल्व होता है। तो इस 3 मोल को 1 मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे -1/3। ये 3 मोल है बट 1 मोल के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको 1/3 बनाना पड़ेगा। 1/3 dH2 अपॉन dt। ये हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन होगा बट माइनस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट के पास चलते हैं। इक्वल साइन इनके बीच में इक्वल लगेंगे, प्लस माइनस नहीं लगेंगे, रिप्रेजेंटेशन है साइन माइनस प्लस। अमोनिया, अमोनिया कितने मोल है रिएक्शन में, 2 मोल। 1 मोल के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी प्लस 1/2 BNH3 अपॉन
dt। इस तरह किसी रिएक्शन को जो गिवन है उसको कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये अमोनिया की एवर प्रोसेस है इस तरह। अब इसमें क्या है, उसने जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि अमोनिया तो फॉर्मेशन हुई ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब देखो अलग अलग तरीके से बोलेगा। ये रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपने एक गिलास ट्यूब के अंदर ले रखा है, ये गिलास ट्यूब है ऐसे, गिलास ट्यूब है तो टर्म कंडीशन भी आप अप्लाई कर दो। नाइट्रोजन गैस 1 मोल है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस है, दोनों को कंटेनर में लिया, रिएक्शन स्टार्ट की तो 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रोडक्ट भी तो वही है, उसी ग्लास ट्यूब के अंदर है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन गैसेस के कलर चेंज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन अलग कलर की होगी, हाइड्रोजन अलग कलर की होगी, दोनों मिक्स होगी, अमोनिया स्काई ब्लू कलर की होगी, तो फिर वो इस ग्लास ट्यूब का कलर चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट बनते। तो इस रिएक्शन में उसको बोलेगा क्या हुआ, N2 क्या हुई, N2 गायब होती है, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2, क्या बोलेगा वो, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ N2। हाइड्रोजन भी तो गायब हुई, डिक्रीज हुई, मतलब डिसअपीयर हुई, तो इसको क्या बोलेगा, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इसको क्या बोलेगा, अपीयरेंस रेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का अपीयरेंस हुआ मतलब वो फॉर्मेशन हुई, ऐसे भी बोल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना है, 2.0 इंटू 10 पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये अमोनिया का अपीयरेंस रेट है, जिसको वो बदल के क्या बोल सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इतना है। तो इन दोनों का डिसअपीयरेंस रेट पता करके बता। उसने अपीयरेंस रेट क्या दिया, अमोनिया का, अमोनिया इतनी फॉर्मेशन हुई, तो आप बताओ कि ये डिसअपीयर कितनी हुई होगी। तो क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन के बारे में पता करना है, तो नाइट्रोजन और अमोनिया का फार्मूला रिलेशन बनाएंगे। कैसे, ये वाला फार्मूला लेंगे, इक्वल टू माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू, अमोनिया के पास चलो, अमोनिया का रेट क्या है, तो फिक्स है ना, 1/2। अब यहां पर ये रखना है, तो अमोनिया का रेट ये है, गिवन अपने को डायरेक्ट रख लीजिए, 1/2 इंटू 2.0 इंटू 10 पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये अमोनिया का रेट है। अब आपको क्या पूछा था कि नाइट्रोजन का रेट बताओ, तो नाइट्रोजन का रेट बताने में ये 2 किधर आ जाएगा, इधर, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा ना, या फिर एक काम करो, मत 2 इधर लाओ, इसी का 1/2 कर लो, ये इसका रेट आ गया। तो नाइट्रोजन का रेट क्या आ गया, माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू 1.0 इंटू 10 पावर -4। यही तो रेट आ गया नाइट्रोजन का, सीधा तो फार्मूला है। ये नाइट्रोजन का रेट है, डिसअपीयरेंस रेट 1.0, ये 1 मोल जाएगी तब वो 2 मोल बनती है, दिखता है वैसे। इसका रेट पता करोगे तो क्या करोगे, फार्मूला कैसे बनाओगे, बदल के बता देता। जब आप डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन पता करोगे तो फार्मूला क्या है, -1/3 DH2 अपॉन dt इक्वल टू, इसका लिखोगे 1/2 इंटू 2.0 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, ये 3 को उठा के यहां ले जाओ, ये इधर से उधर जाएगा, तो हाइड्रोजन का रेट सिंगल ही पता चल जाएगा, हटा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा, DH2, हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट माइनस में है, इक्वल टू
3/2 into 2.0 10 पावर -4 कैंसल। केवल क्या बचा 3 into 10 पावर -4। देखो डिसअपीयरेंस रेट 3.33 मोल ही तो है। तो इस तरह आपको डिसअपीयरेंस रेट और अपीयरेंस रेट के बेस पे ये क्वेश्चन आंसर इस तरह सॉल्व करना पड़ेंगे। ये न्यूमेरिकल है इसका। अगली रिएक्शन की बात करें हम तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक और अमोनिया की रिएक्शन लेते हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए NH3 plus O2 gives NO plus H2। ये रिएक्शन समझना है, समझ में आ जाएगा तो फिर सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। समझिए ध्यान से। पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इधर 1 इधर भी 1 बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन उधर 2, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर हाइड्रोजन 3 है और उधर 2 है, एक ऑड है एक इवन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करें, इसको 2 करें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि ऑड इवन नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना कर दिया आपने 2, तो इसको 2 कर दीजिए, ये हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बची है केवल, तो ऑक्सीजन कितनी है इधर 2 + 3 5, तो इसको कर लो 5/2 और 5/2 का मतलब 2.5 होता है, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन 2.5 लिखोगे तो बाद में इस रिएक्शन को डिजाइन करने में गड़बड़ कर जाओगे, इसलिए 5/2 लिखिए। इज्जत से आगे बढ़िए। अब इसकी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अमोनिया, ये क्या है रिएक्टेंट, तो साइन क्या आएगा माइनस, बट 1/2 क्या लिखें, डी लिखो NH3 अपॉन dt। आगे समझ में, इस पर आ जाइए। ये भी रिएक्टेंट है माइनस, साइन पलट जाएगा। ये 5/2 है ना, तो ये 2/5 हो जाएगा। 2/5 ये 1 मोल के रेस्पेक्ट में चेंज हो गया। आप क्या लिखें, BO2 अपॉन dt हो गया इक्वल टू, अब उनकी बारी है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट तो सिंपल है, प्लस 1/2 1 मोल के 2 मोल है, 8 मोल में रिप्रेजेंट करोगे तो 1/2 आधा करना पड़ेगा। BNO अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 d H2O अपॉन dt। ये रिएक्शन को भाई इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां तक आप इसको नोट करिए।